जंगल। अगर कोई सुंदर सा गांव था जिसकी लोग बहुत चर्चा करते थे, वो केवल बलापुर का गांव था। पर इस गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो रास्ते थे, एक नदी से और एक जंगल के बीच से। बलापुर के गांव में बाहर से ज्यादा व्यापार नहीं होता था, तो रजोल नामक एक आदमी गांव में बहुत सारी चीजें लाता था बेचने के लिए दुगने दाम पर। गांव के लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहां और कोई व्यापार नहीं करता था। कोई ये नहीं सोचता था कि यह कहां से चीजें लाता था, और सब अनदेखा करके उसी से खरीद लेते थे। कई दिन बीत गए और रजोल का भतीजा पर्वत उसके साथ काम करने बलापुर की ओर जा रहा था। रास्ते में तेज आंधी और तूफान की वजह से उसकी सवारी कई घंटों तक फंसी पड़ी थी। बीच रास्ते में एक अनजान आदमी उनकी ओर आया। आप इस समय इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? यहाँ भूत और प्रेत आत्माएं होती है। इस रास्ते से जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। इसी वक्त पीछे मुड़ जाओ और वापस चले जाओ। अनजान आदमी ऐसा बोलकर पर पर्वत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह घने जंगल के रास्ते से ही चलता रहा। उसको अंधेरी रात में अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दी, पर पर्वत बिना डरे बलापुर की ओर चलता रहा। जब वह बलापुर पहुंचा, सब लोग उससे पूछने लगे कि वह इतनी रात को जंगल को पार कैसे किया। अपने चाचा के घर पहुंचते ही रजोल के नौकर से उसकी मुलाकात हुई। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आप सच में जंगल के रास्ते से आए हो क्या? क्या आपको पता नहीं वो खतरनाक रास्ता है, वहाँ भूत है। हाँ, मैं उसी रास्ते से आया। अब क्या होगा? कई सालों से लोगों का ये मानना है कि उस जंगल में कोई डरावनी चीज है, इसीलिए रात के समय उस रास्ते से कोई नहीं जाता। कई लोग जिन्होंने अकेले यात्रा की है, वे आज तक लापता है। इसीलिए सब लोग तुमको देखकर हैरान रह गए। खैर, आपके चाचा बहुत थक गए हैं, आपसे सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि। पर्वत नौकर की बात सोचते हुए सोने चला गया। उसने अगली रात को जंगल में जाने का निर्णय लिया, ये देखने के लिए कि असल में वहाँ है क्या। अगली सुबह पर्वत अपने चाचा से मिला। उन्होंने उसका अच्छे से स्वागत किया और पूछा कि वह इतनी रात को जंगल के रास्ते से आया क्यों। रजोल ने बोला कि वह कभी भी ऐसा ना करे। पर्वत अब और उत्सुक हो गया रात को जंगल में जाने के लिए। हुई रात और पर्वत गया जंगल में, जहाँ पर उसको फिर से डरावनी और अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाजों का पीछा करते करते वह एक पेड़ के पास पहुँचा। पर्वत पेड़ के ऊपर चढ़ गया आसपास देखने के लिए। अचानक से उसने 4 आदमियों को सीधे चलते हुए देखा। एक आदमी संदूक उठाए आवाजें करते चल रहा था और बाकी के 3 बोरियां ले चल रहे थे। पर्वत चोरी छुपे उनका पीछा करने लगा और देखा कि ये आदमी फल, लकड़ी और कुछ सामान लिए जा रहे थे। पर्वत सोचने लगा कि यह आदमी जानबूझकर ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा था और उनका पीछा करना जारी रखा। जल्द वह एक खुली जगह पर पहुंच गया, जहां पर एक गोदाम था। आदमियों ने सारा सामान इधर उतार दिया, पर उधर केवल 4 नहीं, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। अचानक से उसने अपने ही चाचा रजोल को देखा। रजोल आदमियों को आदेश दे रहा था और सारे काम को संभाल रहा था। रजोल के निकलने के बाद पर्वत ने धीरे से एक आदमी को अपने पास खींचा और चुप रहने को बोला। उस आदमी से पूछताछ करने पर पर्वत को पता चला कि जो आदमी लापता हुए वे सब यही थे। रजोल ने इन आदमियों को लापता किया और अपने फायदे के लिए उनसे काम करवा रहा था। उनको धमकी देकर जंगल में ही रख रहा था और गांव में उसने सबको बोला है कि इस जंगल में भूत और प्रेत आत्माएं हैं, ताकि इस गांव में और कोई न आए उसका कारोबार खराब करने। उस कारीगर की मदद से पर्वत ने सबको इकट्ठा किया और उनको बलापुर वापस ले गया। फिर सबके सामने उसने साबित किया कि उसका चाचा धोखेबाज है।
गांव के लोग रजोल को पकड़ ले आए और उसको कठोर दंड दिया गया। पर्वत ने लोगों को समझाया कि गांव के लिए जरूरत की चीजें जंगल में ही मिल जाएंगे और अब गांव खुशहाल रहेगा। पर्वत ने अब इस कारोबार की जिम्मेदारी ले ली और उसको ईमानदारी से चलाने लगा। अंत में हर किसी ने सुखी से जीवन बिताया। जादुई कुआं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में था एक जमींदार अरविंद नाम का। वे बहुत अनुशासित थे। हर रोज सवेरे मुर्गे के कुकड़कू बोलते समय ही जाग जाते। फिर अपने नौकरों को जगा के उन्हें काम पे भेजते थे। चंद्रा और सूरी नामक दो मुलाजिम जमींदार के लिए काम पे नए आए हुए थे, परंतु वे दोनों काफी आलसी थे और सवेरे उठ के खेत में जाना उनके लिए बहुत कठिन लग रहा था। दोनों एक कुएं के पास सोते थे। एक दिन चंद्रा ने सूरी से कहा, हाय रे, हर रोज सवेरे जाग के जाना बहुत ही कठिन काम है ना। सूरी को भी ऐसा ही लगा। हाँ चंद्रा, परंतु हम करें तो क्या करें? मुर्गे के कुकड़कू से ही जमींदार जी जाग जाते हैं। अरविंद जी ने इन दोनों का व्यवहार ध्यान से और चुपचाप से जांचा। आखिरकार उन्होंने एक दिन उन दोनों को सबक सिखाना चाहा। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, कुएं के अंदर से आवाज आई, सूरी, कितनी देर और सोओगे? उठो और काम पे निकलो। सूरी को नींद में ही आवाज सुनाई दी और वो अचानक से जाग गया। बाजू देखा तो चंद्रा आराम से सो रहा है। सूरी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई। बुरा सपना मान के वो फिर से सो गया। अगले दिन की बात है और दोनों उसी कुएं के पास सोए थे। इस बार कुएं वाली आवाज चंद्रा को सुनाई दी। वो भी अचानक से जाग गया। आसपास देखा तो सूरी आराम से सोया था। कोई बुरा सपना था शायद, ऐसा सोचकर वो भी फिर से सो गया। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पे सो रहे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ जागे और डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। भाई सूरी, आपको भी सुनाई दिया क्या? हाँ चंद्रा, मैं बहुत डर गया और ये कोई बुरा सपना भी नहीं है। ये भयानक आवाज इस कुएं से आ रही है। मैं काम पे निकल रहा हूँ, तुम्हें आना तो आओ। रुको रुको, मैं भी आऊंगा। उस दिन दोनों ने बहुत मेहनत से खेत में काम किया और दोपहर में भोजन के समय जमींदार जी के पास आए। खाना खाते समय दोनों की शक्ल पे सिर्फ परेशानी लिखी हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया। अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमाई और खुशी से जीवन बिताया। जादुई पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहते थे 3 भोले भाई, राम, गोपाल और रवि। एक बार
उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ देखा। उनको समझ नहीं आया कि यह है क्या। और आपस में उलझने लगे। मैंने एक अजीब सा पेड़ जंगल में देखा। उसके कोई पत्ते नहीं थे और बहुत ही अलग लग रहा था। सच में मैंने भी वही पेड़ देखा, परंतु तुम जैसे बोल रहे हो वैसा तो नहीं था। पेड़ बहुत ही सुंदर और लाल कलियों से भरा था। ये कैसे संभव है? तुम जंगल के बीचों बीच वाले पेड़ के बारे में ही बात कर रहे हो ना? लगता है तुमने कोई अलग पेड़ देखा होगा। हाँ भाई, मैं वही जंगल के बीच वाले पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कोई जादुई पेड़ लगता है। जब मैंने देखा तो वह हरे पत्तों से भरा था और कोई फूल भी नहीं थे। तीनों भाई इस बात पर झगड़ा करने लगे। पास में एक ब्राह्मण उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। ओ मेरे भोले बच्चों, वो कोई जादुई पेड़ नहीं है। उसको बोलते हैं लाल कलियों का पेड़। रामू ने उसको वसंत ऋतु से पहले देखा, इसीलिए सब कुछ सुखड़ के था। रवि ने उस पेड़ को वसंत के मौसम में देखा, इसीलिए पेड़ में लाल लाल कलियां खिले हुए थे। और गोपाल, तुमने इस पेड़ को वसंत के बाद देखा, इसीलिए पेड़ में सिर्फ हरे पत्ते थे और तब तक सारे फूल भी झड़ गए। तुम तीनों ने अलग अलग समय पर इस पेड़ को देखा, इसीलिए सोचा कि यह एक जादुई पेड़ है, परंतु है नहीं। इस प्रकार ब्राह्मण ने उन मासूम लड़कों को ये बात समझाई। एक समय की बात है। एक जंगल में एक बाघ रहता था। उससे अब शिकार नहीं होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो नदी के किनारे गया तो उसे एक सुनहरा कंगन मिला। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरे काम आ सकता है, उसने सोचा। और उस कंगन को लेकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। एक यात्री नदी के उस पार था। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ और फिर बोला, जी आपको ये सुनहरा कंगन चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही वो सोच में पड़ गया। ये तो सचमुच सोने का कंगन है, पर वहाँ तो एक बाघ है, वो बहुत खूंखार है। हाँ, मुझे ये कंगन चाहिए, पर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करूं? तुम सही कह रहे हो। मैं पहले बहुत बुरा था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एक संत ने मुझे अच्छे के लिए बदल दिया है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता, बाघ बोला। मगर अगर मैं वहां आऊंगा, तुम मुझे सूंघोगे और फिर संत को भूल के मुझे खा जाओगे। यात्री बोला, हाँ, मगर मुझे तुम्हें खाना भी हो तो भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम डरो मत, यहाँ आओ और इस कंगन को ले लो, बाघ बोला। ये सब सुनकर यात्री ने सोचा कि वो नदी के उस पार जाकर कंगन ले लेगा। यात्री नदी में गया
और जाते ही बीच में फंस गया और फिर मदद के लिए बाघ को देखते हुए चिल्लाने लगा। फिर एकदम वफादारी से बाघ बोला, हे भगवान, तुम तो फंस गए, मैं आता हूँ और तुम्हें बचा लूंगा। फिर अचानक उस बाघ ने अपना असली रंग दिखाया और अपने लड़ाकू रूप से उस आदमी पे हमला बोल दिया और नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, इससे पहले कि उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो, उस पर हमला कर उसे खा गया। लालच में किसी खतरनाक व्यक्ति पर भरोसा करने से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक समय की बात है, एक जंगल में रहते थे चींटियों का समूह। चींटियां थे बहुत परिश्रमी और सक्रिय। सब चींटी गाना गाते काम करते थे और खाना जमाया करते थे। जब सब चींटी काम कर रहे थे, तब मोगरियों की एक झुंड बीच में आकर उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे। कुछ चींटियों को चोट भी पहुंचाने की कोशिश की। हा 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 हा, तुम सबको तमीज नहीं है? तुम लोगों की वजह से मेरे दोस्तों को चोट पहुंची है। इतना रूखापन अच्छी बात नहीं है। लोगों से 1000 गुण ज्यादा खाना उठा सकते हैं। तुम 10 चींटियां भी मिलके एक छोटा सा फल का टुकड़ा भी नहीं उठा सकते हो। हम तुम सबसे ज्यादा बलवान हैं। तुम सब हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना? ये ठीक नहीं है। एक दिन हम तुम सबसे ज्यादा खाना उठाएंगे, देख लेना। चींटी ने मोगरियों को चुनौती दी और फिर सब अपने काम पे चले गए। काम समाप्त होने के बाद चींटी ने अपने साथियों से बोला कि उसने मोगरी को चुनौती दी कि वह उनसे ज्यादा भार उठाएंगे। अपने साथियों को बोला कि अपने आप को बलवान बनाए ताकि सब चुनौती जीत पाए। अगले दिन से सब चींटी थोड़ा थोड़ा भार उठाने लगे और कुछ ही दिनों में वे भारी चीजें भी उठा पा रहे थे। हर रोज अभ्यास किया और अपने आप को ताकतवर बनाया। दिन पे दिन बीत गए और चींटी तगड़े बन गए। मोगरियों का सामना करने के लिए थे तैयार। इसी दौरान चींटियों को मोगरी से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि कल के दिन चुनौती के लिए सब चींटी तैयार रहे। सब चींटी हुए तैयार और सुरक्षित उपाय लिए। अगले दिन मोगरियों की झुंड समूह बनाकर आगे आए। सबके सामने घोषित किया कि उन्होंने सबसे बलवान और शक्तिशाली मोगरी को लाया है मुकाबला के लिए। मोगरी था लाल रंग का और उसका चेहरा था कठोर। सब चींटियां उस लाल मोगरी को देख के चिंतित हो गए। हम सब ने इतने दिनों तक बहुत मेहनत की है और अब समय आ गया है कि सबको हमारी ताकत साबित कर दे। यही मौका है इनको दिखाने का कि हम दिखने में छोटे ही सही, पर बल हम में भी कूट कूट कर भरा है। चलो चले। और मोगरियों का झुंड लाल मोगरी को उत्साहित कर रहे थे और दूसरी ओर चींटियां अपने सेनानियों को प्रोत्साहित कर रहे थे। लाल मोगरी एक बड़ा सा कद्दू उठा ले आया। चींटियों का समूह भी अपना कद्दू पूरी ताकत से उठाने की कोशिश कर रहे थे। मोगरियां चींटियों को संघर्ष करते हुए देखकर उन पे हंसने लगे, परंतु चींटियों ने हार नहीं माना और आखिरकार उन्होंने भी कद्दू को उठा लिया। मोगरियां आश्चर्य रह गए कि चींटियों को खुद पे
आत्मविश्वास था। मोगरियों को अंत में ये एहसास हुआ कि चींटियां सच में अपने से 1000 गुण ज्यादा भार उठा सकते थे। तुम सबने हमसे भी ज्यादा भार उठा दिखाया। हमें अब ये बात समझ आ गई और तुम सबको और परेशान नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दे और अब आप सबसे हम विदा लेते हैं। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि धीरज और अभ्यास से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।